नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग घटना चक्र का 14वां दिन है। घटना चक्र जनरल साइंस का बच्चों। और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग 1 से 47 नंबर क्वेश्चन सुबह कर चुके थे और इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन है। इन पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। इन कंपैरिजन टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब ए फ्लोरोसेंट ट्यूब इज प्रीफर्ड। ये बल्ब के तुलना में बच्चों ये जो ट्यूब वाला होता है जैसे एलईडी हो गया या जो आप राड देखते हैं उसको क्यों प्रीफर किया जाता है बच्चों। तो इसमें देखिए क्या दिया है। इट हैज एक्सटर्नल आउटर सरफेस टू रेडिएट एमिट इट हैज एक्सटर्नल आउटर सरफेस टू रेडिएट एमिट लाइट। ये जो है एक्सटर्नल ग्रेटर, ये गलत है बच्चों। एक्सटर्नल ग्रेटर एक्सटर्नल आउटर सरफेस के कारण हम उसको प्रीफर नहीं करते हैं। अब देखिए देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन ऑन इट, ये भी गलत है। नो से गलत है। इन द ट्यूब इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑलमोस्ट कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, ये भी गलत है बच्चों। ऑलमोस्ट जो दिया है ये भी गलत है। तो इसमें जो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है नन ऑफ दीज। और जो अभी ये चीज़ सारी चीज़ें जो है आपको एक्सप्लेनेशन से कंफर्म हो जाती है। ये यूपीपीसीएस प्री 2009 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है। इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक बल्ब फ्लोरोसेंट ट्यूब ट्रांसफॉर्म्स मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है ना बच्चों। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब जो बच्चों ट्रांसफॉर्म मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ये बल्ब आप 100 वाट, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मेरे वीडियो के टाइटल में ही लिखा हुआ है कि आप वीडियो को पूरा देखें। ये बल्ब आप 100 वाट कन्वर्ट्स ओनली 5% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। जो साधारण बल्ब होता है बच्चों केवल 5% जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि बट फ्लोरोसेंट ट्यूब्स कन्वर्ट अप्रॉक्सीमेटली 22% ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। जबकि प्रश्न में क्या दिया था, ट्यूब को अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास के माना था, जबकि ये भी ट्यूब भी जो बच्चों आजकल सबसे एफिशिएंट जो कौन सा हो गई है, एलईडी हो गई है। लाइट एमिटिंग डायोड जो है बच्चों आजकल सबसे बेहतर हो गई। तो जो साधारण बल्ब जो होता था बच्चों केवल 5% करता था, और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है ये केवल 22% इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है इनटू लाइट एनर्जी। दज नन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। इसलिए कोई भी स्टेटमेंट जो बच्चों क्या है, ट्रू नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है। इन द ट्यूब इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑलमोस्ट कह रहा है, जबकि ये क्या है बच्चों 22% है, कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का कोई प्रभाव ना पड़े ऐसा हो सकता है बच्चों, एकदम गलत है। इट हैज ग्रेटर एक्सटर्नल आउटर सरफेस, आउटर सरफेस ग्रेट होने से बच्चों मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन पर चलिए क्या कह रहा है। हाउ डज द वाइट लाइट प्रोड्यूस इन ट्यूब। ट्यूब में जो बच्चों वाइट लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हाउ डज द वाइट लाइट प्रोड्यूस इन द ट्यूब। ट्यूब में जो बच्चों
ऑप्शन के अनुसार देखिए, टू हीट अप द कॉपर वायर। कॉपर वायर का कभी प्रयोग आप सुने हैं बच्चों ट्यूब में? कहने का मतलब हम लोग फिलामेंट सुने हैं किसका? टंगस्टन का तो सुने हुए हैं हम लोग, टंगस्टन का हम लोग बच्चों सुने हुए हैं, लेकिन ये कह रहा है कॉपर वायर कह रहा है बच्चों, इसलिए गलत है। टू हीट अप द फिलामेंट ये तो बात सही है, यही जो आपको बच्चों क्या है सही आंसर है। टू ऑसिलेट द एटम्स ये भी गलत है, टू ऑसिलेट द मॉलिक्यूल्स ये भी गलत है। तो वही बच्चों हाउ डज द वाइट लाइट प्रोड्यूस इन द ट्यूब, ये कॉपर वायर से गलत हो गया बच्चों, ठीक है ना। और टू हीट अप द फिलामेंट ये भी बात सही है। टू ऑसिलेट द एटम्स ये गलत है, एटम्स के एसिलेट होने के कारण नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। टू ऑसिलेट मॉलिक्यूल्स ये भी नहीं होता है। तो ये देखिए बीपीएससी प्री 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब चलते हैं टू प्रोड्यूस डिस्चार्ज बिटवीन आर्गन गैस एंड मर्करी वेपर इट इज नेसेसरी टू हीट अप बोथ द फिलामेंट। ये जो आप रॉड ट्यूब देखते हैं बच्चों ऐसे होती है जो, इस पर दोनों जगह फिलामेंट लगे रहते हैं अंदर से, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या कह रहा है कि टू प्रोड्यूस डिस्चार्ज बिटवीन आर्गन गैस एंड मर्करी वेपर इट इज नेसेसरी टू हीट अप बोथ द फिलामेंट्स। बोथ फिलामेंट को हीटअप जरूरी होता है। व्हेन दे गेट हीटेड दे प्रोड्यूस वाइट लाइट इन ट्यूब, ठीक है ना बच्चों। जब वो हीट होते हैं तो वाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। चलिए ये 50 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। विच इज गैस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर बच्चों कौन सी गैस होती है? क्या ऑक्सीजन होती है? ऑक्सीजन तो इसीलिए नहीं भरती क्योंकि उसको ऑक्सीजन को बाहर निकलता है ताकि वैक्यूम क्रिएट हो सके। अगर ऑक्सीजन रहेगा बच्चों तो ये बर्न करने लगेगा, बल्ब आपका ब्लास्ट कर जाएगा। ऑक्सीजन तो एकदम नहीं होगा। और एयर रहती है, एयर भी नहीं रहती क्योंकि एयर में ऑक्सीजन ऑलरेडी रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड मैं मानता हूँ कि आज तक आप लोग नहीं सुने होंगे। तो इसमें कौन सा होगा? नन ऑफ द बल्ब, नन ऑफ द एबव होगा। ये MPPCS प्री 2000 में प्रश्न पूछा गया। हम लोग पढ़े हैं कि कौन कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस होती है, आर्गन होता है, और मरकरी होती है मरकरी वाले में। लेकिन इसमें क्या कर रहा है? ऑक्सीजन। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो बच्चों क्या होगा? नन ऑफ द एबव होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए द इलेक्ट्रिक बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय एडिसन, ठीक है ना बच्चों। जो थॉमस अल्वा एडिसन साहब हैं महान वैज्ञानिक, उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। ए कॉइल्ड फिलामेंट ऑफ टंगस्टन मेटल विथ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट फिट्स इनसाइड इट। कौन? टंगस्टन की होती है विथ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है बच्चों कि कम मेल्टिंग पॉइंट की वायर की यूज करेंगे तो क्या होगा? मेल्ट कर जाएगा। टू प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम ऑक्सीडेशन, यही बच्चों मैं आपको बताया। टू प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम ऑक्सीडेशन कौन कौन सी गैस? नाइट्रोजन, आर्गन गैसेज आर फील्ड इन द बल्ब इंस्टेड ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट करने के जब बच्चों नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस बल्ब में भरी जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन से बचने के लिए उसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है, एयर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। और उसमें कौन कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आर फिटेड विथ ए चोक, ठीक है ना बच्चों। आप देखे हैं कि उसमें चोक, द चोक कॉयल। आप जो ट्यूब घर पर देखते हैं बच्चों, ये जो ट्यूब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा? ये फिलामेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसको
एक यहाँ पर चोक भी लगा रहता है बच्चों, चोक। तो ये जो चोक जो बच्चों, चोक का क्या, चोक लगाने का क्या कारण है? आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जो है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपनी तैयारी को चेक करिए बच्चों, ठीक है ना, और सच्चाई को फेस करिए। अगर आप अपनी कमी को छुपाए रहेंगे कि मैं नहीं आता है, तो फिर मान के बैठे हैं कि आ रहा है, तो ये एग्ज़ाम में आपके लिए घातक हो जाएगा। अगर आप कमी छुपाने में इतना माने कमी बताने में इतना शर्म महसूस करते हैं, इससे बेहतर है कि आप अपनी कमी को दूर करिए। तो ये बच्चों बताइए, फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो है बच्चों चोक क्यों लगाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और देख रहे हैं अच्छा प्रश्न के साथ साथ अच्छे जगह पर भी आया है। IAS जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है, उस परीक्षा का ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो बताइए चोक का क्या काम है बच्चों? तो हम लोग स्टेप्स डाउन, देखिए इसका स्टेप अप लाइन वोल्टेज, चोक क्या करता है बच्चों? वोल्टेज को बढ़ा करके, और ये ट्यूब को जो बच्चों क्या करता है? जलने में सहायक करता है, सहायता देता है, ठीक है ना। तो यही इसका उत्तर होगा, टू स्टेप अप द लाइन वोल्टेज। स्टेप डाउन एकदम गलत होगा। रेड्यूस करंट इन द सर्किट, ये भी गलत होगा। चोक लो फ्रीक्वेंसी करंट, इसका भी फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आर फिटेड विथ ए चोक। द चोक कॉइल्स क्या करती हैं बच्चों? स्टेप अप द लाइन वोल्टेज। देखिए क्या इस प्रश्न का उत्तर देखिए, स्टार्टर इन ट्यूब लाइट्स इंक्रीजेज द करेंट। स्टार्टर, चोक और स्टार्टर दोनों लगा रहता है बच्चों, ठीक है ना। स्टार्टर इन ट्यूब लाइट्स इंक्रीजेज द करेंट एंड सेंड इट टू चोक, ठीक ना बच्चों। स्टार्टर क्या करता है? किसका बढ़ाता है? करेंट को। स्टार्टर इन ट्यूब लाइट्स इंक्रीजेज द करेंट एंड सेंड्स इट टू चोक। चोक कॉइल क्या करता है? स्टेप अप the voltage of the transmitted current and send it back to tube light, resulting tube light to glow. After this work of the starter get finished, इसके बाद जो स्टार्टर का काम क्या हो बच्चों? जब कोई चीज़ स्टार्ट हो गई तो उसका स्टार्टर का काम क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। एंड चोक इज यूज टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज दैट प्रिवेंट द ट्यूब लाइट फ्रॉम एनी डैमेज। स्टार्टर जो बच्चों, जब ट्यूब लाइट स्टार्ट हो गई उसके बाद स्टार्टर का काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो चोक होता है बच्चों, वो जो वोल्टेज को घटाते रहता है, माने ज़रूरत के अनुसार घटाते बढ़ाते रहता है, और जो ट्यूबलाइट को समान वोल्टेज की करंट देते रहता है। ये रहा इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग, ठीक है बच्चों। इफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज इंक्रीज्ड ट्वाइस इज द इलेक्ट्रिक पावर। क्या कह रहा है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V, ठीक ना, और करंट फ्लोइंग का मतलब I थ्रू ए वायर इंक्रीज ट्वाइस इच, दोनों को जब दोगुना कर दिया जाएगा बच्चों तो इलेक्ट्रिक पावर में क्या अंतर आएगा? बताइए बताइए बच्चों। ये छत्तीसगढ़ PCS प्री 2015 का प्रश्न है बच्चों। तो देखिए मैं आप लोग को बताया था VIP वाला एक फार्मूला बताया था आपको याद करने के लिए। VIP इसमें इसका ऐसे कोई माने पावर बराबर क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट में
वी आई होता है, वोल्टेज इंटू करेंट, ठीक है ना बच्चों। लेकिन मैं आपको वी आई बराबर पी, वी आई पी याद करने के लिए बताया था। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर जो है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है ना बच्चों, और क्या किया जाए, करंट को भी दोगुना कर दिया जाए, तो ये जो है पी डैश क्या होगा बच्चों, 4 वी आई पी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो विल इंक्रीज 4 टाइम्स। तो क्या होगा बच्चों, पावर जो होगा, इलेक्ट्रिक पावर जो बच्चों कितने गुना बढ़ जाएगा। ये सम इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है बच्चों। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कितने का अंतर हो गया, विल इंक्रीज 4 टाइम्स, यही इस प्रश्न का। तो ये वीआईपी वाला याद रखिएगा, ठीक है ना। और भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। आई आर जो हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, तो भी बराबर आई आर और वीआईपी वाला। तो ये जो है इलेक्ट्रिक जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके 2 महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो आपको ज़रूरत पड़ते रहते हैं समय समय से। देखिए वी आई पी वोल्टेज करंट, अब दोनों को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 4 टाइम हो गया। तो वही बराबर जो हो गया बच्चों 4 गुना हो जाता है। हेंस पावर विल इंक्रीज 4 टाइम्स। अब चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। 2 wires have their length, diameters and resistivities all in ratio of 1:2. If the resistance of the thinner wire is 10 ohm, the resistance of the thicker, मोटे वायर का क्या होगा, क्या होगा इसका जो बच्चों आंसर जो होगा 10 ओम होगा। अब हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन से अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो क्या क्या कह रहा है कि वी नो दैट ये रो क्या है बच्चों, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या अंतर होता है बच्चों, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं ये पूछूं कि अगर ये रेजिस्टिविटी बराबर क्या होगा, रेजिस्टिविटी रो बराबर क्या होगा बच्चों, ये कई बार रेजिस्टिविटी का क्या पूछ लेता है, यूनिट पूछ लेता है। तो रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होगा, ये आर का ओम होता है, ऐसे साइन होता है, और ए जो है एल स्क्वायर होता है, और यल कट जाएगा बच्चों, तो क्या होगा ओम, और यल कट जाएगा, मीटर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें जो बच्चों रेजिस्टिविटी का कई बार एसआई यूनिट पूछ लेता है, तो ओम मीटर होता है। यहाँ पर ये क्या है, एरिया है, ठीक है बच्चों। तो पहले आपको इसको यहाँ से समझिए, अब आगे चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि जो पहला तार है जैसे L1 और L2, तो L2 और L1 में क्या संबंध है बच्चों, L2 में है जो सारी चीज़ें डबल हो जा रही हैं, ठीक है ना। तो लेट रो 1 L1 R1 इज द रेजिस्टिविटी लेंथ एंड रेडियस ऑफ द फर्स्ट वायर रेस्पेक्टिवली देम एज पर द क्वेश्चन रेजिस्टिविटी ऑफ द सेकेंड वायर बराबर 2 रो 1 लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर 2L1 2R1। तो इसमें जो बच्चों क्या पूछ रहा है बच्चों, सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ द थिन वायर R1 इज 10, और इसका क्या हो जाए, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 10 वायर। कहने का मतलब कि जितना पहले वायर की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो बच्चों ये देख रहे हैं, जितना पहले वायर की रेजिस्टेंस है उतना दूसरे वायर की रेजिस्टेंस है। इसको हम लोग यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं। R1 बराबर रो 1 L1 ये हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, इसको एरिया को जो है, एरिया जो है बच्चों
पाई आर स्क्वायर कर दे रहा है, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर कर दे रहा है। तो R2 बराबर रो2 L2 A2, इसको जो है ये हो गया 2 रो1 2 L2 और पाई 2, इसका जो ऐसे करेंगे बच्चों तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, ये जो है कट जाएगा। तो रो1 L1 पाई R1 स्क्वायर, तो ये यही वाला चीज़ आ जा रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो R1 और R2 दोनों बराबर हो जा रहे हैं, तो इसलिए पहले वायर की बच्चों अगर रेजिस्टेंस 10 है तो दूसरे वायर की भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 10 ही होगा। बच्चों कई बार बच्चों को भ्रम हो जाता है कि माने सर लोग जो होते हैं वो कंप्यूटर होते हैं, कोई कंप्यूटर कोई भी नहीं होता है बच्चों, कंप्यूटर कोई भी नहीं होता। कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग को पढ़ाने से पहले आदमी जानता तो है ही, नो डाउट, ऐसा नहीं कि नहीं जानता है, लेकिन उसके साथ साथ आदमी चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेता है ताकि आप लोग को अच्छे से आदमी बता सके। तो चलिए ये जो है 54 नंबर क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 में पूछा गया है। इसको बताइए, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू V volts ईच, ठीक है ना बच्चों। छोटी छोटी बूंदें जो हैं जिन पर सभी चार्ज कितना है, V वोल्ट का है। इफ यन जो है सच ड्रॉप्स कोलासेस टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज ड्रॉप, इट्स पोटेंशियल विल बी, अगर छोटे छोटे वर्षा की या किसी भी चीज़ की यन बूंदें हैं जिस पर प्रत्येक पर V वोल्ट है, अगर ऐसी यन ड्रॉप्स को मिला करके एक बड़ा ड्रॉप बना लें, बूंद बना लें, तो क्या होगा, बड़े वाले पर पोटेंशियल क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो इसको करने से पहले हम लोग कहाँ चलते हैं बच्चों, एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। मैं आंसर तो आपको बता दूंगा, आप लोग अगर जिसको आ रहा है वो जल्दी से अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताए। तो मैं पहले आप लोग को समझाऊंगा, उसके बाद जो है बच्चों, लेट द चार्ज ऑन एवरी स्मॉल ड्रॉप कितना है, Q है, रेडियस ऑफ एवरी स्मॉल ड्रॉप R है, चार्ज ऑन लार्ज ड्रॉप Q कितना हो, NQ होगा, क्योंकि छोटे पर N है और N ड्रॉप्स हैं तो NQ हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, NQ हो जाएगा। अब देखा रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉप R मान लिया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ N ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ द लार्ज ड्रॉप, ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे N बूंदों को मिला करके तो बच्चों बड़ा ड्रॉप बनाया गया है। तो N ड्रॉप तो 4/3 पाई R Q, ये जो क्या होता है स्फीयर का जो है बच्चों, स्फीयर का क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R Q, ये फार्मूला होता है बच्चों। ये जो चीज़ें विजुअल नहीं इसलिए मैं आपको, और 4/3 और बड़े ड्रॉप की रेडियस कितना हम मान लिए हैं, कैपिटल R। तो यहाँ से बच्चों क्या हो गया, R बराबर N पर 1/3 R, ये जो हो गया रेडियस में संबंध निकल गया। तो बोल्ट बराबर क्या होता है QC, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए V डैश बराबर QC और V बराबर QC, तो इसमें जो बच्चों क्या होगा Q/Q डैश, और C का मतलब चार्ज हो गया, R कर देते हैं तो Q बराबर NQ हो गया, और इस पर Q है, और ये जो है R जो R ही रह गया, और कैपिटल R का मान बच्चों हम लोग कहाँ से ला दिए, यहाँ से ला दिए, ठीक है ना। तो V बराबर क्या होगा, V बराबर N पर पावर 2/3 V, तो V डैश बराबर N पर पावर 2/3 इंटू V। सो पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप कितना हो जाएगा, N पर पावर 2/3 V हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो
ये रहा बच्चों आपका प्रश्न। तो पोटेंशियल ऑन लार्ज ड्रॉप कितना हो जाएगा बच्चों? n पावर 2/3 पर v। चलिए अच्छा, इसका मैं आप लोग का ऑप्शन टिक करा देता हूँ बच्चों, नहीं तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नहीं टिक। तो पोटेंशियल जो है बड़ी बूंद पर कितना हो जाएगा? n पर पावर 2/3 v हो जाएगा। चलिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न था बच्चों। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, वही एसर्शन एंड रीजन, कथन और कारण है बच्चों। तो इसमें देखिए, ट्रांसफार्मर इज यूजफुल फॉर सेटिंग अप और सेटिंग डाउन वोल्टेज। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये प्रश्न जो बच्चों IAS प्री 1996 में पूछा गया है, इसको बताइए आप लोग। मैं तो बताऊंगा ही बच्चों। लेकिन थोड़ा सा आप भी अपने नॉलेज को चेकअप करिए। ट्रांसफार्मर इज यूजफुल फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन वोल्टेज। ये जो है कथन जो है बच्चों एकदम सही है। ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने में। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस यूज्ड इन डीसी सर्किट। डीसी करंट किस में बहती है बच्चों? जैसे बैटरी जो होती है, बैटरी में डीसी करंट बहती है। तो इसमें क्या होता है? यही कारण है बच्चों, नहीं तो हम ही कह रहे हैं कि अगर जो ट्रांसफार्मर से लाइट आती है उसमें अगर डीसी होती तो क्या होता कि उस डीसी से हमें मोबाइल का चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैटरी जो चार्जर होता है क्या करता है कि एसी को डीसी में बदल देता है। तो ये जो बच्चा है, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस यूज्ड इन डीसी सर्किट, ये जो है गलत है। ट्रांसफार्मर का डीसी सर्किट में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही होगा बच्चों? ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। इसमें ऑप्शन सी जो होगा बच्चों आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्म इलेक्ट्रिक एनर्जी बिटवीन टू और मोर इंटरकनेक्टेड सर्किट थ्रू इलेक्ट्रिक इंडक्शन। दिव्यांशु ऊपर चलो। ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्म इलेक्ट्रिक एनर्जी बिटवीन टू और मोर interconnected circuits through electric induction. It converts high voltage to low voltage and low voltage to high voltage and transmits it. और इसको क्या करता है? भेजता है। Transformer can only function with alternating current। ठीक है ना बच्चों? AC current not with DC। ट्रांसफार्मर जो बच्चों केवल जो है एसी करंट के साथ फंक्शन करता है, नॉट विथ डीसी। डायरेक्ट करंट के साथ ट्रांसफार्मर क्या करता है? फंक्शन नहीं करता है। तब देखिए, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में किया जाता है? 56 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दीजिए बच्चों। इसमें जस्ट अभी 55 नंबर वाले में और इसके ऊपर वाले प्रश्नों में मैं आपको बताया हूँ ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सीधे सीधा ये उत्तर है, स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। ठीक है ना बच्चों? अभी जो हम लोग इससे पहले पढ़े हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में किया जाता है? एसी करंट का वोल्टेज या तो स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द अल्टरनेटिंग करंट। ठीक ना बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉइल इन ट्रांसफार्मर्स, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल।
alternating current flows through primary coil which inflicts the potential in secondary coil। ट्रांसफार्मर में कौन सी कॉइल होती है, कितने प्रकार की कॉइल्स होती है बच्चों? दो प्रकार की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। और वो जो है जो एसी जो होती है वो कहने का मतलब किस में बहती है? प्राइमरी कॉइल में पहली बार जाती है, वहाँ से जो या तो आपका ट्रांसफार्मर या तो स्टेप अप हो गया या स्टेप डाउन होगा, तो जो सेकेंडरी कॉइल में उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करके ट्रांसफार्मर आप उसको क्या करता है? सेंड कर देता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पज फॉर विच ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। ट्रांसफार्मर का किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो सी वाला प्रश्न इसका जो है ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। ठीक है ना बच्चों, स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज, ये यूपीपीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है बच्चों। ए मोबाइल फोन चार्जर इज, ए मोबाइल फोन चार्जर इज क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगर स्टेप अप रहेगा तो बच्चों वोल्टेज को बढ़ा देगा और आपको मोबाइल क्या कर जाएगा? ब्लास्ट, ठीक है ना, उड़ जाएगा। ज़्यादा जब वोल्टेज हो तो बच्चों देखते हैं ना क्या होता है, घर के बल्ब, पंखे, फ्रिज, कूलर सब उड़ जाते हैं। उड़ने का मतलब कि फॉल्स हो जाते हैं बच्चों, सब फॉल्ट मार देता है, उसी में करंट, बिजली, फलाना ढकाना सब हो जाता है। तो ये मोबाइल फोन चार्जर इज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। वो क्या करता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप रहेगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। ये जो यूपीपीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। ए मोबाइल फोन चार्जर वर्क्स ऑन द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी, ठीक है ना। मोबाइल फोन चार्जर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एज वी कनेक्ट चार्जर टू 220 वोल्ट एसी स्विच बोर्ड, द फर्स्ट जॉब ऑफ चार्जर इज टू स्टेप डाउन द हाई 2012 वोल्ट इन 9 या 10 वोल्ट में, 9 और 10 वोल्ट। तो चार्जर का पहला काम क्या होता है कि जो 220 वोल्ट का करंट हमारे घर और सब जगह आता है, उसको उस वोल्ट को कितने में बदलना? 9 या 10 वोल्ट में। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन मोबाइल फोन चार्जर, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों मोबाइल फोन चार्जर दो काम करता है, ठीक है ना। क्या क्या हो गया? एसी को किस में बदल दिया? डीसी को, क्योंकि इससे मेरी बैटरी चार्ज होती है। और क्या करता है? जो वोल्ट होता है बच्चों 220 वोल्ट से कहाँ पर ले आता है? 9 और या 10 वोल्ट पर ले आता है। देख रहे हैं क्या कर रहा है? एज वी कनेक्ट द चार्जर टू 220 एसी स्विच बोर्ड, फर्स्ट पहला जॉब क्या उसका? 220 वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना? 9 या 10 वोल्ट में कन्वर्ट करना। उसके बाद क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। दूसरा काम ये है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और पहला काम क्या था? 220 वोल्ट को 9 या 10 वोल्ट में कन्वर्ट करना। तो ये बच्चों आप लोग को याद दिलाने के लिए बीच में स्लाइड डाली गई है, ताकि हम ही कह रहे हैं कि चैनल को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्र दोस्त जुड़ें, विद्यार्थी जुड़ें, ताकि वो भी लाभान्वित हों। और सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई लाइव वीडियो हो, लाइव क्लास हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास से ऑनलाइन जुड़कर उसमें अपना डाउट पूछ सके। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, सम पेयर ऑफ डिवाइसेज एंड एसोसिएटेड एनर्जी चेंजेज आर गिवन बिलो, ठीक ना। इसको बच्चों आप लोग भी थोड़ा आंसर बताइए। पेयर ऑफ डिवाइसेज एंड एसोसिएटेड एनर्जी चेंज इज आर गिवन बिलो। तो इसमें कौन कौन सा आर करेक्टली मैच्ड है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से बच्चों करेक्टली
मैच्ड हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, भाई जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी तो बनाता है, तो ये जो है एकदम सही है। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। और डीजल इंजन क्या करता है, लाइट टू इलेक्ट्रिकल। बाप रे बाप, ऐसा तो आज तक हम नहीं सुने थे कि डीजल इंजन जो है बिजली को किस में बदलता है, प्रकाश को किस में बदलता है, बिजली में बदलता है। आप लोग हो सके सुने होंगे, लेकिन हम तो नहीं सुने थे। और सोलर सेल क्या करता है, केमिकल टू मैकेनिकल। ऐसा होता है भैया, ये भी हम नहीं सुने हैं। केमिकल को चेंज करता ही तो हम आज तक सुने ही नहीं। अरे भैया केमिकल को चेंज करते तो उनको प्रकाश की जरूरत क्यों पड़ती। तो इसमें जो बच्चों कौन सही होगा, इसमें जो बच्चों पहला और दूसरा सही होगा। और पहला और दूसरा कौन सा ऑप्शन में दिया बच्चों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ये 59 नंबर क्वेश्चन पहला दूसरा और ऑप्शन ए सही है बच्चों। हम तो आज पहली बार सुने हैं बच्चों कि डीजल इंजन जो है प्रकाश को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है, और सोलर सेल जो है केमिकल को मैकेनिकल में बदलता है। ये तो आज दोनों बहुत अपवाद वाले प्रश्न सुना दिए हमको। अब देखिए इसका आंसर एक्सप्लेनेशन क्या है। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी obtained फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज द आउटपुट। ए मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, भी सही है। ए डीजल इंजन एज एन इंटरनल combustion engine in which heat produced by compression of air in the cylinder is used to ignite the fuel, ठीक है ना बच्चों। और सोलर क्या हो गया, सोलर आर फोटोवोल्टेइक सेल कन्वर्ट्स द सन्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सन एनर्जी या सन को कर लीजिए। तो बच्चों इसमें क्या हो गया, जनरेटर हो गया, और क्या हो गया, मोटर हो गया। और डीजल इंजन देख लीजिए, डीजल इंजन एंड इंटरनल कंबशन इंजन इन विच हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्रेशन ऑफ एयर। उसमें देखे हैं कंप्रेसर लगा रहता है बच्चों, इन एयर इन सिलेंडर इज यूज्ड टू इग्नाइट द फ्यूल। तो डीजल इंजन कैसा इंजन है बच्चों, इंटरनल कंबशन इंजन है। अब चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, और इसका आप लोग उत्तर दीजिए। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज दैट, मैंने एसी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट जनरेटर में क्या अंतर होता है, सामान्य अंतर। इसमें जो ऑप्शन बी वाला बच्चों सही है। देखिए क्या कर रहा है, एसी जनरेटर है स्लीप रिंग्स while DC जनरेटर हैज कुमुलेटर। इसको जो है बच्चों ये स्लीप रिंग्स और कुमुलेटर वाला कंसेप्ट जो है बच्चों आप अच्छे से इसको केयर करेंगे। ये हो सके तो आप YouTube पर ये AC जनरेटर और DC जनरेटर की वीडियो देखिएगा। आप क्या करेंगे, YouTube पर बच्चों सर्च करके AC जनरेटर और DC जनरेटर को सर्च करके आप पढ़ेंगे तो स्लीप रिंग्स और कुमुलेटर वाला जो अंतर है आपको समझ में आएगा। इसमें जो है देखिए कहने का मतलब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन देख रहे हैं, नहीं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग डिटेल पढ़ाएंगे उसमें जो है इस चीज़ को वो करेंगे, कवर करेंगे बच्चों, ठीक है ना। अभी के लिए आप इतना समझ लिए कि एसी जनरेटर है स्लीप रिंग्स
एंड डीसी जनरेटर हैज कुमुलेटर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। रोटेटिंग आर्मेचर ऑफ एन एसी जनरेटर इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट बाय मीन्स ऑफ स्लिप रिंग्स, ठीक ना। एक्सटर्नल सर्किट से जो जुड़ने का वाला माध्यम होता है वही बच्चे इसमें ये स्लिप रिंग्स होते हैं एसी जनरेटर में, और डीसी में क्या होता है, कुमुलेटर होता है। इन ए डीसी जनरेटर द कुमुलेटर इज यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल अल्टरनेटिंग वोल्टेज एवरी हाफ साइकिल। इसीलिए इसमें बच्चों ये कुमुलेटर जो क्या होता है चेंज हो जाता है, इसीलिए हमको यहाँ पर डीसी करंट मिलती है। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपना जैसे कुमुलेटर होता है डीसी कलेक्ट उसमें जो बता डीसी करंट में जनरेटर में कुमुलेटर होता है जो खुद चेंज करता है अपने आप को, इसलिए वो क्या करता है करंट आपको डायरेक्ट मिलती है, उसके जो फ्लो में है बच्चों कट नहीं मिलता है। इन ए डीसी जनरेटर द कुमुलेटर इज यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल अल्टरनेटिंग वोल्टेज एवरी हाफ साइकिल, सो एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स व्हाइल द डीसी जनरेटर हैज ए कुमुलेटर, ठीक ना बच्चों। स्लिप रिंग्स का मतलब देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। स्लिप रिंग्स क्या होगा बच्चों, जैसे मान ली कि यहाँ पर लगा हुआ है, तो कहने का मतलब कि ऐसे आप जब घुमाएंगे तो ये दोनों जो है बारी बारी से एक दूसरे से, जैसे ये जो है ऐसे घूम रही है तो एक दूसरे से ये टच करेगी फिर जाए ये टच करेगी, तो आपको क्या होगा अल्टरनेटिव करंट मिलेगी, ठीक है ना। और कुमुलेटर में क्या होता है डीसी करंट में बच्चों ये खुद चेंज कर लेते हैं अपने आप को, ये जो देख रहे हैं ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं, इसलिए क्या होता है कि उसमें जो है बच्चों आपको डीसी करंट मिलती रहती है। तो अल्टरनेट करंट इज नॉट प्रिफरेबल, अल्टरनेट करंट इज नॉट प्रिफरेबल। बताइए इस प्रश्न का उत्तर जो है बच्चों बताइए, अल्टरनेट करंट इज नॉट प्रिफरेबल। आंसर ऑप्शन को देखकर आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अल्टरनेट करंट इज नॉट प्रिफरेबल टू चार्ज स्टोरेज बैटरी, ये जो है बच्चों टू चार्ज स्टोरेज बैटरी। बच्चों जब हम घर में देखते हैं तो क्या होता है, एक होता है इन्वर्टर, ये क्या है इन्वर्टर है, इन्वर्टर। उसके बाद क्या इससे जुड़ा रहता है, ये बैटरी, ठीक है ना बच्चों, ये बैटरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है क्या आप बैटरी को अपने घर पर जो स्विच होते हैं उसमें डायरेक्ट लगा कर चार्ज कर सकते हैं। अगर बैटरी को हम डायरेक्ट चार्ज कर सकते थे बच्चों, अगर कर सकते हैं तो हमें फिर इन्वर्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यही अल्टरनेट करंट इज नॉट प्रिफरेबल टू चार्ज स्टोरेज बैटरी, ठीक है ना बच्चों। इससे जो है बच्चों नुकसान हो जाता है। तो अल्टरनेट करंट जो हमारे घर में बहती है वो बैटरी को चार्ज नहीं कर पाती। जब इन्वर्टर जो है एसी को चेंज करके डीसी में बैटरी को चार्ज कर देता है तो क्या होता है इस बैटरी को फिर हम उपयोग कर पाते हैं। लेकिन ऐसा गलती मत करिएगा कि अपने घर की जो बैटरी होगी उसको जो है आप डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा, अपने चार्ज करने के लिए आपके घर के जो बिजली होगी उससे जोड़ दीजिएगा। बीच में इन्वर्टर कराना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है ना, नहीं तो हो जाएगा लफड़ा। अल्टरनेट करंट इज नॉट प्रिफरेबल टू चार्ज स्टोरेज बैटरी, यही इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों। डायरेक्ट करंट इज यूज्ड टू चार्जिंग द बैटरीज विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। यही तो उसमें होता है, किसमें बच्चों,
इन्वर्टर में जो है बच्चों एसी से डीसी में बदलने के लिए होता है। दज अल्टरनेट करंट इज नॉट प्रिफरेबल फॉर इट। डायरेक्ट करंट इज यूज टू चार्जिंग द बैटरी। बैटरी को चार्ज करने के लिए भी डीसी ही चाहिए बच्चों, ठीक ना। विथ द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, विच रेक्टिफायर क्या करता है, विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। रेक्टिफायर जो बच्चों एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और जब डीसी में कन्वर्ट कर देता है तो वही जो डीसी जो है बच्चों क्या करता है, बैटरी को चार्जिंग में प्रयोग में लाया जाता है। 62 नंबर प्रश्न पर चलिए। द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करेंट टू डीसी डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड। अभी जो है हम लोग पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में इस प्रश्न को, इस बात को पढ़े हम लोग बच्चों, ठीक है ना, कि एसी को डीसी में बदलने के लिए बच्चों क्या चाहिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या चाहिए। आप लोग बताइए, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं मैं बता दूं या ले चल के दिखा दूं आपको। देख रहे हैं क्या लिखा है, हेल्प ऑफ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट एसी टू डीसी। तो भैया बच्चों एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर जो है बच्चों एसी को डीसी में बदलता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, बहुत लोगों को भ्रम होता है बच्चों कि ट्रांसफार्मर जो है, रितेश कहाँ है, डिब्बा हमारा है, बहुत लोगों को भ्रम होता है बच्चों। अच्छा ये भाई बहुत लोगों को भ्रम होता है बच्चों कि ट्रांसफार्मर जो एसी को डीसी में बदलता है। आज ये भ्रम हमें लगता है कि आपका खत्म हो जाना चाहिए, ठीक ना। लेकिन ये आज भ्रम खत्म कर लीजिए और आगे के लिए सतर्क हो जाइए, ठीक है ना। एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कहाँ लगा रहता है, इन्वर्टर में, ठीक ना। और ट्रांसफार्मर में कॉइल होती हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना। और वो कॉइल क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चों, स्टेप वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है बच्चों, ठीक है। तो आज इस भ्रम को दूर कर लीजिए, नहीं तो फिर हो जाएगा धोखा। रेक्टिफायर इज एन electric device that converts AC to DC. Inverter is an electronic circuit that changes direct current to alternating current. इन्वर्टर जो बच्चों दोनों काम करता है, ठीक है ना। इन्वर्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट चेंजेज डायरेक्ट करेंट टू अल्टरनेटिंग करंट। और क्या होता है, रेक्टिफायर किसको बदलता है बच्चों, एसी को डीसी में, और इन्वर्टर किसको कह रहा है, डीसी को एसी में। ट्रांसफार्मर सप्लाई अल्टरनेटिंग करेंट आर इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम पावर ग्रिड टू दोज अप्लायंसेज विच यूज डिफरेंट वोल्टेज, ठीक है ना बच्चों। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफार्मर जो बच्चों एसी ही देता है, ठीक है ना, अलग अलग वोल्टेज पर देता है। Transmitter is an electronic device with the aid of antenna produces electromagnetic signals. Radio waves primarily it is used for radio, television and in other communication tools. तो रेक्टिफायर क्या कर रहा है बच्चों, देखिए थोड़ा इसको हम लोग करेक्ट करते हैं। रेक्टिफायर क्या कर रहा है, रेक्टिफायर क्या कर रहा है बच्चों, एसी को डीसी में बदलता है। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को फिर एसी में बदलता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चों, ये जो है वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। और ट्रांसमीटर क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक एंटेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। ट्रांसमीटर एक अलग चीज़ है बच्चों, ट्रांसमिट मैंने बात ही होती है कि एक चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह करना। तो ट्रांसमीटर जो है एक एंटीना की तरह एक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से और रेडियो वेव्स प्रोवाइड करता है, जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए काम करता है। तो
इस बात को समझ लीजिए, ठीक है ना। रेक्टिफायर क्या हो गया, AC टू DC, ठीक ना। और जो क्या हो गया रेक्टिफायर, और आपके ये क्या इन्वर्टर क्या हो गया, DC टू AC। इन्वर्टर जो क्या हो गया बच्चों, DC टू AC हो गया। ट्रांसफार्मर क्या हो गया बच्चों, वोल्टेज पर काम करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है घटाता है, वोल्टेज पर काम करता है। और ट्रांसमीटर एक अलग कंसेप्ट है, उसको अभी हटाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट। बाई रेक्टिफायर। ये देख रहे हैं, अभी तो मैं बताया हूँ। AC जो है अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट बाय रेक्टिफायर। और इसमें खुद भी दे दिया कि सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव क्वेश्चन। इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, इसलिए हम भी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से आप लोग बताइए, तब तक हम पानी उन्हें पी लेते हैं। इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट आवर। ये तो हमें लगता है प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना बच्चों। अरे भाई किलोवाट आवर को क्या कहते हैं हम लोग, अरे हम लोग पढ़े तो हैं पीछे कि किलोवाट आवर को यूनिट कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। किलोवाट आवर को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन इंडिया वर्क्स एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। अब भैया फ्रीक्वेंसी की बात है, इसको तो समझना पड़ेगा कि कितने फ्रीक्वेंसी के पर काम करता है। तो पहला तो सही है भाई, बिजली कंपनियां या आप खुद देखते हैं, आपका मकान मालिक भी यूनिट में बात करता है भाई, कोई भी कि आप कितने यूनिट खर्च किए हैं उसके हिसाब से हमको जोड़ जाड़ के पैसा दे दीजिए भाई। एक समय था जब 2 रुपया 2.5 रुपया पर यूनिट बिजली बिल लगती थी, लेकिन अब का समय ऐसे भी देखने में आ रहा है कि 20 रुपया 25 रुपया भी बड़ी बड़ी शहरों में वसूला जा रहा है। जब हम दिल्ली में रहते थे उस समय भी 10 रुपया 12 रुपया पर यूनिट जो है वसूला जाता था हम लोगों से। जब मन चाहे तब 2 रुपया 4 रुपया पर यूनिट बढ़ा देते थे लोग, हो जाती थी समस्या, लेकिन आखिर आदमी मजबूर था, कर भी क्या सकता था। तो इसको बच्चों इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन इंडिया, तो इसमें जो है कथन सही है बच्चों, ठीक है ना। इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को तो यूनिट कहते हैं। ये वही यूनिट है बच्चों जिसमें आप लोग बिजली बिल भुगतान करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन इंडिया वर्क्स एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज पर नहीं काम करता बच्चों, ये कितने पर काम करता है, 50 हर्ट्ज पर काम करता है। तो जाहिर सी बात है ये गलत और सही ऐसा किसमें दिया है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज फिक्स्ड इन आवर कंट्री। भाई जब ये चीज़ फिक्स नहीं रहेगा तो कहीं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की, कहीं कम फ्रीक्वेंसी की, और कम फ्रीक्वेंसी वाले ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले कम फ्रीक्वेंसी में अगर कभी डिवाइस पहुंच गई तो क्या हो जाएगा, तो फिर भी हो जाएगा लफड़ा। इसीलिए चीज़ों को फिक्स रखा जाता है बच्चे, ताकि आप कहीं पर भी रहिए वो चीज़ें फिक्स हैं और उसी चीज़ का लोग बनाते हैं ताकि सब लोग काम करते रहें। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज फिक्स्ड इन आवर कंट्री फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ पावर ग्रिड। ठीक है ना बच्चों।
in there an increase or decrease of 0.5 हर्ट्ज इज एक्सेप्टेबल। भाई थोड़ा सा 19-20 तो चलता है, बट इफ इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज मोर देन दैट लिमिट द ग्रिड गेट्स फेल्ड। ग्रिड क्या हो जाते हैं बच्चों? फेल हो जाते हैं। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द कंजम्पशन ऑफ पावर इन असेंडिंग आर्डर। बढ़ते क्रम में बच्चों, बढ़ते क्रम में किसमें जो ज़्यादा पावर खपत करें बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें जो है बढ़ते क्रम में, तो इसमें देखिए अब देखिए भैया इसमें क्या क्या दिया है। टेलीविज़न दिया है, फैन दिया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस दिया है और इलेक्ट्रॉनिक केटल दिया है। तो बच्चों सबसे पहले तो यही डिसाइड कर ली कि टेलीविज़न और फैन में देख लीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक केटल में देख लीजिए। तो ये बच्चों ये बताइए कि प्रेस ज़्यादा बिजली लेता है कि केटली ज़्यादा लेती है। केटल आप देखे हैं जिसमें पानी गर्म किया जाता है या वो बनाया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक केटल में जो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक प्रेस से क्या होता है, ज़्यादा बिजली लगती है। केटल में जो बच्चों, केटल मैंने वही केतली जिसको आप कहते हैं, तो केटल में ज़्यादा बिजली लगती है। तो इसलिए यहाँ पर तो सीधे देखिए चाहे जो भी दिया हो, लेकिन टेलीविज़न सबसे ज़्यादा तो एकदम नहीं लेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक प्रेस से केटल ज़्यादा लेती, तो ऑप्शन बी भी ख़त्म हो गया। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस से इलेक्ट्रॉनिक केटल तो ज़्यादा हो गया, ये जो ए और सी दोनों में दिया है। अब बच्चों क्या करना है, फैन और टेलीविज़न में करना है। तो इसमें ये बताइए कि कौन ज़्यादा लगता है। तो एक टेलीविज़न जो बच्चों, टेलीविज़न आवाज़ भी देती है। किसको रन करना होता है, वो जो सेट टॉप बॉक्स को भी रन करना होता है। और तो ये सब, तो एक फैन जो है, फैन सिंपल एक मोटर होता है, और ऐसे बहुत मोटर छोटे मोटे, और टेलीविज़न से क्या निकलता है वो भी सिग्नल कैच करते हैं, ठीक है ना बच्चों, ट्रांसमिट करने में। तो टेलीविज़न जो बच्चों फैन से ज़्यादा बिजली लेती है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सी आपका असेंडिंग आर्डर में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए, मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सेट्स ए पावर रेटिंग फॉर एवरी इक्विपमेंट विच शोज द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय specific device according to the question. The ascending or increasing order of the electronic items by their power rating are fan, television, electronic press and electronic kettle, ठीक है ना बच्चों। तो यही जो बच्चों ये देखिए कि टेलीविज़न जो है फैन से ज़्यादा लेता है। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू। पृथ्वी में भी मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, ये किस कारण से होता है बच्चों? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस कारण से होता है? तो ये जो होता है बच्चों, करेंट सर्कुलेटिंग इनसाइड द कोर। पृथ्वी के कोर में जो बच्चों जो करंट फ्लो कर रही है, उसके कारण जो बच्चों, क्योंकि जब करंट दो डिवाइसों में फ्लो करती है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वही जो बच्चों पृथ्वी के कोर में जो करंट सर्कुलेट कर रही है, उसी कारण से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आप देखे हैं ना कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है, और मैग्नेट क्या होता है, आता है ऐसे ऐसे। तो ये जो बच्चों क्यों होता है, पृथ्वी के कोर के अंदर जो बच्चों जो करंट सर्कुलेट हो रही है, उसी के कारण बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज बिलीव्ड टू बी जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टिव मटेरियल ऑफ इट्स कोर। कंडक्टिव
material of its core created by convection current due to heat escaping from the core तो ये रहा बच्चों 67 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the source of electrical energy in an artificial satellite? आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्रोत क्या होता है? डायनेमो चलता है उसमें? डायनेमो चलता है? नहीं चलता है। थर्मोपाइल होती है? ये भी नहीं होता। मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर होता है? ये हो सकता है, लेकिन जो बच्चों आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है इजीली अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे प्राप्त करते हैं? सोलर सेल से, क्योंकि वो तो सूर्य के और नज़दीक होते हैं। जब हम पृथ्वी पर सोलर सेल का उपयोग इतना आसानी से और इतना स्मूथली और इजीली कर पा रहे हैं, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो सूर्य के और पृथ्वी के बीच में होते हैं और बहुत सूर्य के नज़दीक होते हैं। सूर्य के बहुत नज़दीक नहीं होते हैं, लेकिन बहुत माने जो हमसे तो बहुत नज़दीक होते हैं। तो ये जो है यही आपका सोलर सेल के माध्यम से जो बच्चों आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हमको बिजली मिलती है। देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। मैं ये सब नहीं बताता हूँ आपको बार बार, आप इन सब चीज़ों को केयर किया करिए। In artificial satellite, solar or photovoltaic cell converts the sun's energy into electrical energy through photovoltaic effect. The photovoltaic effect is the creation of voltage and electric current in a material upon exposure to light. ठीक ना बच्चों, exposure to light। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कथन और कारण आ गया। अब इसमें बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है बच्चों, ठीक है। स्पेस बेस्ड सोलर पावर इट इज सजेस्टेड बी मेड ए नेशनल गोल। ये यूपीपीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है बच्चों। स्पेस बेस्ड सोलर पावर इट इज सजेस्टेड बी मेड ए नेशनल गोल। कह रहा है कि हमें स्पेस में सोलर पावर ग्रिड बनाना राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए। बात सही है बच्चों, क्योंकि सूर्य की एनर्जी जो बच्चों इजीली अवेलेबल है और उसका हम लोग उपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग जान गए हैं कि सोलर सेल के माध्यम से बिजली बनती है, तो हम लोग क्यों कोयले को जलाएं, तेल को जलाएं, ईंधन को जलाएं, गैस को जलाएं। उससे हमें एनर्जी प्राप्त करने से बेहतर है कि हम सेफ और सिक्योर फ्यूल जो सूर्य की एनर्जी है उसको उपयोग करें। तो ये जो है राष्ट्रीय गोल होना चाहिए। कथन एकदम सही है। सप्लाई ऑफ स्पेस बेस्ड सोलर पावर इज 99% अनइंटरप्टेड थ्रू द ईयर। भाई उसमें जो है 99% जो है बच्चों सूर्य से उसमें आती रहती है, उसका जो है हम लोग उपयोग कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, वर्ष भर बिना इंटरप्टेड। बिसाइड द इनर्मिटी ऑफ एनर्जी अवेलेबल। इसके अतिरिक्त जो बच्चों, बिसाइड्स के मतलब के अतिरिक्त होता है, यस लग जाने से अतिरिक्त हो जाता है बच्चों, ठीक ना। बिसाइड मैंने बगल होता है, बिसाइड्स मैंने के अतिरिक्त होता है। जैसे जो आप हमारे बगल में बैठे हैं तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? बिसाइड। और हमारे और आपके अलावा कोई तीसरा आदमी बैठा है तो उसके लिए बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, या हमारे अलावा कोई चीज़ है तो उसके लिए बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। तो ये भी क्या है बच्चों? सही है। कथन और कारण दोनों क्या है बच्चों? सही है। और कारण जो है कथन का सपोर्ट भी कर रहा है, तो कथन ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें जो है ऑप्शन ए बच्चों सही होगा। ये वही चीज़ जो मैं आपको बताया हूँ बच्चों, वही चीज़ लिखा है। आप इसको आप पास करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा, फिर मुझको क्या इतना पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब हाँ, मैं प्रश्न में इसी चीज़ को आपको समझा दिया हूँ, और ये जो है साधारण कंसेप्ट है जो आप सभी लोग आजकल के डेली लाइफ में देख भी रहे हैं, इसलिए आप इसको इजीली समझ पाएंगे।
69 नंबर क्वेश्चन आ गया। Photovoltaics is a technology that generates electricity by direct conversion of light into electricity, while solar thermal is a technology that utilizes the sun's ray to generate heat। ठीक ना बच्चों, which is further used in electricity generation process। ये जो है ऑप्शन ए जो है बच्चों एकदम सही है। फोटोवोल्टेइक सेल के माध्यम से बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और सोलर थर्मल के पावर से क्या करते हैं हम लोग हीट जनरेट करते हैं। फोटोवोल्टेइक्स जनरेट्स अल्टरनेटिंग करंट वाइल सोलर थर्मल जनरेट्स डीसी करंट। ये कैसे हो गया, दोनों गलत है बच्चों। इसमें फोटोवोल्टेइक जो है कहने का मतलब किसको, ये तो होगा कि नहीं होगा ये छोड़िए, लेकिन सोलर थर्मल जनरेट्स डीसी करंट ये जो है गलत है बच्चों, तो ये जो है गलत हो गया। दूसरा, इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टेइक। ये जो बच्चों ऐसा हो सकता है कि फोटोवोल्टेइक के लिए मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भी गलत है। तो इसमें क्या आ गया, ओनली वन इज करेक्ट बच्चों, इसमें करेक्ट बताना था। तो चलते हैं, देखिए In March 2013, Ministry of New and Renewable Energy, Government of India informed that India has capacity of generating 2000 megawatt electricity through solar photovoltaic modules. This clarifies that India has infrastructure for फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी। ठीक है ना बच्चों, इंडिया के पास फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। 70 नंबर क्वेश्चन पर चले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड इन एलिमेंट्स इज यूज्ड इन सोलर सेल। सोलर सेल में बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है बताइए आप लोग। तो ये तो हम लोग सभी जानते हैं बच्चों, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सोलर सेल में जो बच्चों सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, तो ये वही है। इसको भी आप देख लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है बच्चों, सिलिकॉन। ठीक ना, अब चलिए आगे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों, फोटोवोल्टेइक सेल्स आर। फोटोवोल्टेइक सेल्स कैसे सेल्स हैं बच्चों, इसको बताइए आप लोग ऑप्शन में। फोटोवोल्टेइक सेल्स जो बच्चों कैसे सेल्स हैं, सोलर सेल्स हैं, इसका सीधा सीधा ऑप्शन है। फोटोवोल्टेइक सेल्स जो बच्चों सोलर सेल्स हैं। यूपीपीसीएस प्री 2016 का एक प्रश्न है। तो ये वही चीज़ है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन कॉल्ड फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। फिनोमिनन जो बच्चों सिंगुलर है, फिनोमिना जो होता है ना, यन के बाद ए आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। फिनोमिनन एक फिनोमिना है ना, phenomenon called photovoltaic effect. A photovoltaic cell is the basic unit of system where the photovoltaic effect is utilized to produce electricity from light energy. Silicon is most widely used semiconductor material for constructing photovoltaic cells. सिलिकॉन का बच्चों प्रयोग किया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है कि फोटोवोल्टेइक सेल्स इज रिलेटेड टू। फोटोवोल्टेइक सेल्स कैसे किससे रिलेटेड है बच्चों, सोलर एनर्जी। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, आइए प्रश्न में भी देख रहे हैं सीधे एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये प्री 2016 का प्रश्न है। RAS और RTS ये राजस्थान है बच्चों, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और टेक्निकल सर्विस, ये जो उसमें पूछा गया है। तो राजस्थान पीसीएस को RAS कहते हैं। तो ये रहा बच्चों। अब 32 नंबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंत में फिर कहेंगे कि चैनल को
सब्सक्राइब करिए, बगल में दिए घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्र लाभान्वित हो सकें और आप भी पढ़ते रहिए। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं